बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्लांट्स से मुतालिक पढ़ेंगे कि प्लांट्स हमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डेड प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेड प्लांट्स हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कोल वगैरह देते हैं। आज हम लोग लिविंग प्लांट्स पढ़ेंगे कि लिविंग प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं। तो लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज्ड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिंदा पौधे मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट कौन से होते हैं? वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, प्रोटीन्स, ऑयल, विटामिन्स। तो ये 4 किस्म के मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्लांट्स बनाते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग देखें तो इसका जो बेसिक यूनिट है वो कौन सा होता है? वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही मेंबर है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है, बेसिक मेंबर है। तो मैं इसको लिखूंगा, द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो क्या है? ग्लूकोज। कार्बो हाइड्रेट्स का बुनियादी यूनिट वो क्या है? ग्लूकोज है। तो डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज जो है वो आगे मज़ीद क्या हो, वो पॉलीमराइज होता है। ग्लूकोज से ही आगे मुख्तलिफ किस्म के और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज बनता किस तरीके से है पौधों में? तो डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल से बनता है। सिंथेसिस इन प्लांट्स ग्लूकोज पौधों के अंदर बनता है। कौन सा अमल? फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के अमल से फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज बनता है प्लांट्स के अंदर। अब ग्लूकोज जब बन जाता है तो मज़ीद इसका रिएक्शन होता है, और कौन सा रिएक्शन होता है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से ये मज़ीद आगे क्या बनाता है? ये सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज बनाता है। पॉलीमराइज का मतलब होता है कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक और बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो डियर स्टूडेंट,
ग्लूकोज ये पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइज मीन्स के ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, मिलके और बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो बनाते क्या क्या है ये? सुक्रोज, स्टार्च, सुक्रोज चीनी को बोलते हैं, स्टार्च ये हम लोग माया वगैरह यूज़ करते हैं कपड़ों के ऊपर लगाने के लिए, इसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। इसके अलावा सेलुलोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये ग्लूकोज ही बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम लोग बेसिक यूनिट पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? ग्लूकोज का आगे मज़ीद रिएक्शन होता है, वो मज़ीद रिएक्शन करके पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है? सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। और ग्लूकोज पौधों के अंदर बनता कौन से प्रोसेस से? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स तो डियर स्टूडेंट प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन पल्सेस एंड बीन्स, ये दालों और फलियों के अंदर पाई जाती है। पल्सेस दालें और बीन्स फलियां होती हैं, उसके अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट कौन से प्रोसेस से प्रोटीन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कहलाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन होती किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। और बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स की रूट्स के अंदर। तो प्रोटीन्स बनती किस तरीके से है? फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? बनने का अमल पौधों के अंदर बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है, किस तरह? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया फाउंड इन दी रूट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की रूट्स में वो बैक्टीरिया मौजूद होता है। बैक्टीरिया कहाँ पे मौजूद होता है? ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करता है? जहाँ पे उसको मॉइस्चर मिलता है। तो प्लांट्स की रूट्स में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, पानी होता है, इस वजह से बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करता है। और बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से फिर क्या वो बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करता है। ये आप लोग बायोलॉजी में डिटेल से में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से बनती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधों के या पौधों की जड़ों में मौजूद
बैक्टीरिया की वजह से होती है। प्रोटीन नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से बनती है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन किस वजह से होती है? पौधों की जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट ऑयल की तरफ आते हैं। ऑयल्स, तो डियर स्टूडेंट ऑयल जो है ये पौधों के बीजों में होता है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके बीजों में ऑयल पाया जाता है? फाउंड इन सीड्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के बीजों में ऑयल पाया जाता है। कौन से पौधे होंगे? सनफ्लावर, जिसको हम लोग सनफ्लावर ऑयल बोलते हैं। सूरजमुखी का पौधा होता है सनफ्लावर, उसके बीज में ऑयल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सनफ्लावर ऑयल। इसके अलावा पाम, पाम का पौधा होता है, ये खजूर की तरह का होता है। अक्सर घरों में ये पाम के दरख्त लगे हुए होते हैं। इसके अलावा कोकोनट, जिससे हमें क्या मिलता है? कोकोनट ऑयल मिलता है, जिसको हम लोग गरी बोलते हैं, गरी का तेल। इसके अलावा ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स, इसके भी ऑयल होता है। तो डियर स्टूडेंट ऑयल कहाँ पे मौजूद होता है? पौधों के बीजों में पाया जाता है। और पौधों के बीजों से हम लोग क्या हासिल करते हैं? ऑयल हासिल करते हैं, जिसमें सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है। इसके बाद विटामिन्स, डियर स्टूडेंट विटामिन्स ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, ख़ास तौर पे एप्पल और सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन सा होता है? जो खट्टे होते हैं, मीन के जैसे ऑरेंज वगैरह होता है, किन्नू वगैरह होता है। इसके अंदर क्या होता है? विटामिन्स होता है। तो फाउंड इन फ्रूट्स स्पेशली एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट। ये पौधों में पाया जाता है, सॉरी फ्रूट्स में, ये फलों में पाया जाता है, ख़ास तौर पर सेब और सिट्रस फ्रूट। तो डियर स्टूडेंट ये था विटामिन। इसके अलावा ये तो कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग ये हासिल करते हैं। विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, या फिर ग्लूकोज, सुक्रोज, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हम लोग खाते हैं। ऑयल्स वगैरह हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग प्लांट से और भी कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसमें गम्स वगैरह, जिसको हम लोग अक्सर गोंद वगैरह भी बोलते हैं, गम्स। इसके अलावा रबर, ये भी पौधों से हासिल किया जाता है। और कुछ मेडिसिन्स भी हैं, मीन्स के कुछ पौधे मेडिसिन्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मेडिसिन्स, अद्वियात वगैरह भी हम लोग पौधों से हासिल करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो हम लोग पौधों से हासिल करते हैं। और कौन से पौधे थे? लिविंग प्लांट्स थे, जिसमें जिंदा पौधे हम लोग बोलते हैं। उनसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग हासिल करते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किए। इसी तरीके से ये तो सारी नेचुरल चीज़ें थी जहाँ से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट, काफ़ी अरसे तक तो यही माइंड में था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल चीज़ों से ही हासिल होते हैं। लेकिन तकरीबन 200 साल पहले ये बात ख़त्म हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल कंपाउंड से, या फिर आप लोग कहें कि जानदारों से ही हासिल होते हैं। जानदारों में प्लांट्स और जानवर दोनों आ जाते हैं, वहाँ से ही हासिल होते हैं। बल्कि ये लैब्स के अंदर भी बनाए जा सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, लेबॉर्ट्री के अंदर तैयारी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर किस तरह तैयार किया गया? तो पहले डियर स्टूडेंट माइंड में यही था इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑर्गेनिक compounds could be synthesized only by plants and animals, जिनको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। Because they possess vital force, ख़ास किस्म की फोर्स, ख़ास किस्म की ताकत रखते हैं, जिसकी वजह से जानदार ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। और जानदारों में क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। उर्दू में मैं लिख देता हूँ। ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ पौधों और जानवरों से तैयार किए जा सकते हैं। पौधों और जानवरों को आप लोग क्या बोलेंगे? जानदार। तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर वाइटल फोर्स पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। जब भी डियर स्टूडेंट डेफिनेशन है वाइटल फोर्स थ्योरी की, तो आप लोग यही लिखेंगे, इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको आप लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, बिकॉज दे पोजेस, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा पोजेस, बिकॉज दे पोजेस वाइटल फोर्स। ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ पौधों और जानवरों, जिनको हम लोग जानदार बोलते हैं, से तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि इनके अंदर वाइटल फोर्स पाई जाती है। और इस थ्योरी को किसका नाम दिया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी रिजेक्ट हुई, किसने की? ये एक साइंटिस्ट था जिसका
नेम था होलर। होलर ने 1828 में ये थ्योरी रिजेक्ट की। उसका नाम था WHOLER, होलर। वोलर भी बोलते हैं इसको, होलर भी बोलते हैं। वोलर ने ये थ्योरी रिजेक्ट की इन 1828। 1828 में इसने यूरिया बनाया। किससे? अमोनियम सायानेट से, NH4CNO। इससे इसने क्या बनाया? NH2CO NH2। इसको बोलते हैं अमोनियम सायानेट, और ये है यूरिया। यूरिया ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे पहले यही माइंड में था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ जानदार से हासिल होता है। जानदार को हम लोग फिर केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाया जा सकता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जब यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बना किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि जानदार नहीं था, एक सिंपल केमिकल था, केमिकल कंपाउंड था, जिसका नाम क्या था? अमोनियम सायानेट, NH4CNO। उससे जब प्रिपेयर हो गया लैब्स के अंदर यूरिया, तो ये थ्योरी, वाइटल फोर थ्योरी जिसको बोलते हैं, रिजेक्ट हुई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानदारों के अलावा, जिसको हम लोग बेजान भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, उनसे भी हासिल किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो अब तक डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं लैब्स के अंदर, जिनकी तादाद 10 मिलियन तक है। 10 मिलियन तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं लैब्स के अंदर, और इनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर ये यूज़ होते हैं? ड्रग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स, मेडिसिन्स, अद्वियात, फ्लेवर्स, जायकादार अशिया, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा फ्रेगरेंस, खुशबू, प्लास्टिक के बर्तन हम लोग बनाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पेंट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर, ये जो हाथों से फाइबर बनाया जाता है उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। एक नेचुरल फाइबर होता है, हाथों से बनाया जाने वाला फाइबर। नेचुरल फाइबर में जैसे वूल होता है, इसके अलावा कॉटन होता है या फिर सिल्क होता है, ये नेचुरल फाइबर होता है। सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सारे सिंथेटिक फाइबर हैं। उसमें भी क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, उनसे ही आगे क्या बनता है? सिंथेटिक फाइबर बनता है। इसके अलावा रबर, कॉस्मेटिक्स, इसके अलावा टॉयलेटरीज, टॉयलेट में
आप लोगों ने देखा होगा टॉयलेट क्लीनर का नाम सुना होगा, उसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। टॉयलेटरीज, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये जो कीड़े मकोड़े मारने वाली अद्वियात होती हैं, इनको इंसेक्ट्स किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट किल करने के लिए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको किल करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डियर स्टूडेंट इस्तेमाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लोग पौधों से हासिल करते थे, लिविंग प्लांट से हासिल करते थे, और फिर सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि पहले कंसेप्ट था कि ये लैब्स के अंदर तैयार नहीं हो सकते, तो जो लैब्स के अंदर तैयार किए जाते हैं वो मुख्तलिफ आगे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आप लोगों ने प्रोडक्ट्स भी पढ़ी कि कौन कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कॉमन यूजेस हैं वो स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।